हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन। आगे हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन होने के बाद आगे क्या प्रोसेस होते हैं। हमें पता है, ये बहुत कॉमन से, जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी करेंगे, कि जो पोलन ग्रेन से हमको ट्रैवल करना होता है, मतलब उनको स्टैमेन से जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पे जाना होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन का। तो वो अपने स्टेम से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि वो तो किसके अंदर है, एंथर के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा जो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, दैट इज डेहिसेंस ऑफ एंथर। देखो, आप लोगों को याद होगा, मैंने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनाया था। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं स्टोमियम का। स्टोमियम का। और यहाँ से ये जो निकलना होता है, जो पोलन ग्रेन्स, जो यहाँ पर हमने पोलन सेक्स बनाए थे, जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो जो उनका निकलना होता है बनने के बाद, तो एंथर जब यहाँ से क्या होता है, श्रिवल ऑफ करता है। श्रिवल ऑफ मतलब थोड़ा सा झड़ जाता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, श्रिंक हो जाता है। और यहाँ से ये जो है ना, ये पहले यहाँ पर क्या होती है, कवर्ड होती है फुल्ली। बाद में जब ये क्या होती है, इनके अंदर वाटर कंटेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वाटर कंटेंट जब सिकुड़ती, कोई चीज़ जब सूखती है तो सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सेम चीज़ ही होती है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो बॉल है स्टोमियम, वो क्या हो जाती है, श्रिवल ऑफ कर जाती है। और यहाँ से इसी को क्या बोलते हैं, डाइसेंस ऑफ एंथर। और जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उससे पहले जो आप लोगों को याद है, मैंने बताया था कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जो इनको कनेक्ट करके रखता है, वो यहाँ से खत्म हो जाता है, डिजनरेट कर जाता है। तो अब इनके बीच में कोई दीवार नहीं है। ये पोलन ग्रेन्स हैं, दीज आर द पोलन ग्रेन्स। बन चुकी है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गई, और यहाँ से फिर ये इसके थ्रू बाहर। डाइसेंस ऑफ एंथर मतलब एंथर डाइसेंस कर जाता है और स्टोमियम के थ्रू पोलन ग्रेन्स बाहर। ओके, तो अब हम इन पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स दिखते किस तरह के, होते कैसे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ज़्यादातर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अगर हम उनकी शेप की बात करें तो कॉमनली उनकी जो शेप होती है वो ग्लोबुलर होती है, इस तरह की होती है। ओके, बट इनके ऊपर जो अपर मोस्ट इनकी लेयर होती है ना, उस पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कोई इस तरह का होता है उसके ऊपर, ठीक है, जिनको हम लोग ट्यूबर, अगर इस तरह की शेप है तो इसको हम लोग ट्यूबरकल बोलते हैं, ट्यूबरकल्स। ठीक है, किसी के ऊपर इस तरह की शेप होती है, स्पाइंस। ये स्पाइंस होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर होती है। किसी के ऊपर इस तरह की होती है, यू रेटिकुलेशंस, दीज रेटिकुलेशंस। और किसी किसी के ऊपर स्मूथ होता ही नहीं है, स्मूथ सरफेस होता है। मतलब ये क्या, इन स्ट्रक्चर्स को देख के, मतलब आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को देख के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बता सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन कौन सी फैमिली या कौन से जीनस या कौन सी स्पीसीज का है। ओके, और जो पोलन ग्रेन्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है ना, उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं पैलियोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी of pollen grains। पैलियोनोलॉजी मतलब कि पोलन ग्रेन्स हमारी क्लासिफिकेशन करवाने में हेल्प करते हैं काफ़ी हद तक। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। जो पोलन ग्रेन होता है उसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे कॉमन ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह की होती है।
जो पोलन ग्रेन होती है उसकी जो जो कवरिंग होती है ना, कवरिंग को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्पोरोडर्म। द कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन इज नॉन एज स्पोरोडर्म। ये स्पोरोडर्म की कवरिंग फर्दर डिवाइडेड होती है टू टाइप्स में, एक तो आउटर और एक इनर। आउटर को जो नाम होता है दैट इज एक्साइन, एक्स आउटसाइड, और इंटाइन इन इनर, इनसाइड। ओके, तो यानी कि ये जो हमें ये दिख रही है ना, ये है हमारी सबसे अपर मोस्ट एक्साइन, जिसके ऊपर वो स्कल्पचर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये जो अंदर वाली है दैट इज इंटाइन, ठीक है भाई। अगर हम लोग इंटाइन की बात करें तो इंटाइन इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेलुलोजिक, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पैक्टोसेलुलोजिक होती है, जबकि जो एक्साइन है वो एक रेजिस्टेंस फैटी सब्सटेंस से बनता है, फैटी सब्सटेंस से। देखो ये पैक्टोसेलुलोजिक मतलब हमें पता है सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और ये फैटी सब्सटेंस की बनी हुई है, ठीक है, मतलब लिपिड की बनी हुई है। पैक्टोसेलुलोजिक फैटी सब्सटेंस, वो भी हाईली रेजिस्टेंस, वो भी किसकी हाईली रेजिस्टेंट। ये और इसका नाम क्या होता है, ये जो फैटी सब्सटेंस है, मैं आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, स्पोरोपोलिन नाम होता है इस एंजाइम जिससे बनता है ना हाईली रेजिस्टेंस फैटी सब्सटेंस, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि इसके ऊपर ना तो किसी एंजाइम का इफेक्ट होता है, मतलब किसी एंजाइम से भी डिग्रेड नहीं हो सकता, ना किसी एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, ना किसी एल्कली से, स्ट्रॉन्ग एल्कली से, ना ही हाई टेम्परेचर से। इसका मतलब कि ये सदियों तक हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये हमारे पास एज अ फॉसिल प्रेजेंट है, क्योंकि इसके ऊपर इन सब चीज़ों का इफेक्ट ही नहीं है, तो हमें एज इट इज मिल गई है, और हम लोग इनको आगे तक के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी प्लांट्स की वैरायटीज़ जो हमें लगता है कि भाई ख़त्म होने वाली है, एंडेंजर्ड है, या फिर आगे जाके एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो हम उनके पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, या फिर हम लोग अपनी जो हॉर्टिकल्चर है उसमें हम लोग यूज़ करने के लिए उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका पोलन ग्रेन क्या होता है, स्पोरोपोलिन की वजह से जो एंजाइम है वो काफ़ी हाईली रेजिस्टेंस होते हैं। इनफैक्ट इनका जो अंदर का जो ये वाला जो चीज़ होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर भी रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, किसका, ये हमारा अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं, स्टार्च और अनसैचुरेटेड ऑयल, जिनकी वजह से इनका जो क्रोमोसोम है वो डिग्रेड नहीं होता है किसी भी एंजाइम से इजीली, ठीक है। तो बहुत हद तक हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत सारी वैरायटीज़ को। मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म वो भी किससे बना है, वो भी रेजिस्टेंस पावर है उसके अंदर भी, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज स्टोरेज इन स्टार्च एंड अनसैचुरेटेड ऑयल्स। ये अनसैचुरेटेड ऑयल्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अगर आप लोग एड वगैरह भी देखते होंगे तो उसमें बहुत सुना होगा, इसमें है अनसैचुरेटेड ऑयल, प्यूफा म्यूफा, अनसैचुरेटेड ऑयल, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर में बता रही हूँ, इंटाइन हो गया, एक्साइन हो गया। अच्छा, शुरुआत में जो पोलन ग्रेन होता है ना, जब बना है तब वो सिर्फ सिंगल सेल होता है, उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलेगा और कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे फर्दर प्रोसीजर आगे बढ़ता है, जब वो पॉलिनेशन करेगा, उसके अंदर पॉलन ट्यूब बनेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में, तो 2 से लेकर 3 सेल अपने आप बन जाते हैं। कैसे बनेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रक्चर में और मैं बता देती हूँ, ये होता है ट्यूब न्यूक्लियस, ये वैक्यूल, ओके, और ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये इसकी ट्यूब सेल हो गई जिसके अंदर ये ट्यूब न्यूक्लियस, और ये इसकी जनरेटिव सेल। अभी मैंने जो बताया ना कि जब वो प्रोसेस आगे बढ़ता है तो ये 2 से लेकर 3 सेल तक हो जाता है, तो जनरेटिव नाम से पता चल रहा है कि यही जनरेट करेगी, ये वाली चीज़ ही नाम से पता चल रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स जिनको इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं, हम जानते हैं ना कि भाई एंटोमोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं
मतलब वो पोलन ग्रेन जिनको इंसेक्ट लेके जाते हैं, उनके ऊपर एक अलग तरह की पोलन किट नाम देते हैं उसको। एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है इस तरह के पोलन ग्रेन जिनको इंसेक्ट लेके जाएंगे। देखो इंसेक्ट लेके जाएंगे तो उनके पैरों पे चिपकना चाहिए जब वो ट्रैवल करें, ठीक है। तो चिपकने के लिए एक पोलन किट नाम से चीज होती है। कैसी होती है? येलो विस्कस, थोड़ी सी थिक सी येलोइश सी, और थोड़ी सी कैसी होती है? चिपचिपी सी, स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? पोलन किट का, ठीक है। ये बनी हुई होती है किसकी? सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टोसेलुलोजी की होती है। ठीक है, पोलन किट हमारी किसकी बनी होती है? येलो विस्कस स्टिकी जिस बनी होती है पोलन किट। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या होती है? देखो नाम में ही है इसका आंसर, पोलन ग्रेन्स की एबिलिटी। मतलब जब तक पोलन ग्रेन जो एक्टिव रहेगा, मतलब डाइसेंस हुई एंथर की, पोलन ग्रेन निकला, मतलब जिस टाइम तक वो उसके अंदर कैपेसिटी रहेगी कि वो जर्मिनेट कर सके पोलन ग्रेन। कई पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो डाइसेंस के कुछ मिनट के अंदर ही उनको जर्मिनेट कर देना होता है। कई थोड़े रेस्ट पीरियड पे कई मंथ ले लेते हैं, कई ईयर्स भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वही क्या होती है? एबिलिटी पोलन ग्रेन्स की ग्रो करने की, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, ओके। एबिलिटी टू रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, द पोलन ग्रेन्स एबिलिटी टू जर्मिनेट, ओके। जैसे अगर मैं बात करूँ वीट की, वीट एंड राइस, याद रखना ये पूछा हुआ है वाला क्वेश्चन। वीट एंड राइस की जो वायबिलिटी है वो 30 मिनट्स की है। ये नीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, 30 मिनट्स की, कि जर्मिनेट के लिए उनको 30 मिनट्स चाहिए होते हैं, ओके। अच्छा, इसके अलावा लेकिन कईयों की मंथ्स में भी होती है, जैसे रोज़ की फैमिली है, रोज़ है हमारी, पोटैटो की फैमिली सोलेनेशिया, और इसके अलावा लेगुमिनस प्लांट्स जो हो गए, इनके अंदर मंथ्स में भी चली जाती है वायबिलिटी, ठीक है। और कईयों के अंदर तो हम लोग, अच्छा, इनको हम लोग प्रिजर्व भी कर सकते हैं सालों साल तक। कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन पे, लिक्विड नाइट्रोजन पर हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। वी कैन प्रिजर्व द पोलन ग्रेन्स एट लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर जानते हो कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ताकि आगे जाके पोलन ग्रेन्स जो भी हमें किसी वैरायटी का, स्पेसिफिक वैरायटी का चाहिए तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको हॉर्टिकल्चर में, ओके। अच्छा, एक दो टॉपिक से हो रहा है, वो छोटी छोटी से वैसी बात करने के लिए। पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या होती है? देखो इस चीज़ को आप जो एक स्पेसिफिक वो नहीं आता है जिसमें गेहूँ वगैरह करते हैं तो बहुत धूल वगैरह उठती है, तो कईयों को बहुत दिक्कत होती है, नोज़ में इचिंग होती है, छींक आनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होती है, कई लोग एलर्जिक होते हैं इन पोलन ग्रेन से। तो कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो स्पेसिफिक पोलन ग्रेन्स जिनके एलर्जी कोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो एयर के साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी एंटर कर जाते हैं, तो उनसे दिक्कत हो जाती है, वो नोज़ में इचिंग वाला सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कैरेट ग्रास है हमारी, कैरेट ग्रास के पोलन ग्रेन्स एलर्जी कोज कर, अगर सभी को नहीं होती है, किसी किसी को होती है। और वो क्या सिस्टम है, वो इम्यून जो सिस्टम है हमारा, जब हम लोग हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ, उसमें देखेंगे पार्थीनियम। ये हमारे इंडिया में ना, ये फॉरेनर हैं ये वैरायटीज़। जब हमने एक वो लाल गेहूँ लिया था, हमारा इम्पॉर्टेंट वीट था, वो मैक्सिकन वैरायटी थी, तो उसके साथ ये भी आ गए। जब हमने वो इम्पोर्ट किए तो उसके साथ साथ ये भी आ गए, ओके। बस ये टॉपिक रहता है, ठीक है। तो ये, और फिर आने के बाद तो पूरे कंट्री में फैल नहीं थे, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ है। ये क्या करते हैं? पोलन एलर्जी, पोलन ग्रेन से एलर्जी, पोलन ग्रेन एलर्जी, पोलन एलर्जी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे सोरगम हो गई, और सैनोडोन हो गई, ठीक है, चिनोपोडियम हो गई,
बेसिकली तुम ये 2 याद रख सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है। और पोलन प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि जो बीज है वो पोलन बास्केट होती है, पोलन ग्रेन से इकट्ठा कर करके हनी बनाती है। और आज के टाइम पे हम लोग अगर बात करें तो हेल्थ के लिए हम लोग फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी खाते हैं शहद घोल घोल के, है ना, कि डाल डाल के शहद, ऐसे कोई तो रूखे भी खा जाते हैं। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो इसका काम कमाल का है, लड़कियां इस बात को बहुत अच्छे से जानती होंगी जो नेचुरल थेरेपीज करती रहती हैं कि भाई अभी जाके हम फेशियल तो नहीं करा सकते, चल घर पे बैठे लॉकडाउन में चल शहद ही लगा के देख लेते हैं। मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शहद लगाने से कुछ होता है, मुझे नहीं पता, बट हाँ बोलते हैं कि वही शहद लगाने से ब्यूटी में इन्हांसमेंट होती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है।